So, very good evening, dear students. Welcome to you all on the online platform of the Study Now. मैं भानु गुप्ता अकाउंट्स फैकल्टी आज आप सबके लिए एक नए लेक्चर के ऊपर आया हूं। जैसा कि आपने लास्ट सेशन में मेरे बेसिक रूल्स अच्छे से समझ लिए होंगे, आई होप हर बच्चे की एक दुविधा जो थी वो खत्म हो गई। आज के इस लेक्चर में उस रूल्स के दौरान जो प्रैक्टिकल पोर्शन करवाया जाएगा, ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं किया, क्योंकि काफी सारे बच्चों की क्यूरी थी। वो कह रहे थे हमें कि सर आप प्रैक्टिकल जो है वो दोबारा से स्टार्ट करिए विद बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ, जो अभी तक हम उसे कवर नहीं कर पा रहे हैं, हमारी रिवीजन भी हो जाएगी। क्लियर? तो चलिए, जिन बच्चों ने अभी आज तक प्रैक्टिकल नहीं स्टार्ट किया और जो कर चुके हैं उनके लिए ये प्रैक्टिस है, प्रॉपरली रिवीजन हर एक चीज को देखिएगा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, और उसके लिए जनरल एंट्री आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज इस लेक्चर में जो हम करेंगे दैट इज जनरल एंट्री। क्लियर हो गया जी? चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। आज हमारे पास टॉपिक है बेटा जी, एक हमारे पास टॉपिक दिया गया है परचेज। तो परचेज में हमारे पास क्या होता है कि बच्चा समझता है कि भाई मैं कोई सामान खरीदूंगा तो वो मेरी परचेजिंग है, मैं बेच दूंगा वो मेरी सेल है। तो बिजनेसमैन जब अपना सामान खरीदता है तो अलग अलग ट्रांजैक्शन का इफेक्ट जब बिजनेस में होती वो सारी परचेज। आज इस लेक्चर में जो आप परचेज के रिगार्डिंग सिर्फ 2-4 एंट्री नहीं, काफी सारी एंट्रीज देखेंगे जिसका इंपैक्ट हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होता है और कैसी कैसी ट्रांजैक्शन एग्जामिनर के दिमाग में होंगी जो वो आपसे पूछेगा। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं परचेज के ऊपर, जो आज का हमारा टॉपिक है परचेज के रिगार्डिंग। तो साथ साथ में मैं इसका सोल्यूशन भी आपको बताता जाऊंगा। जनवरी 1 तारीख को, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर किसमें होता है, जनरल एंट्री में पढ़ा था, तो हमें कोई भी डेट होती है वो सीक्वेंस वाइज में दी होगी। क्लियर? परचेज गुड्स फॉर ₹35,000। मैंने सामान खरीदा। क्या खरीदा? गुड्स खरीदे। कितने के खरीदे? 35,000 के खरीदे। और बेटा कैसे खरीदे? सर कैश पे खरीदे। जब मैं बाजार में गया, कोई भी बिजनेसमैन जब भी कोई बिजनेस में ट्रांजैक्शंस को डील करता है, तो जब वो सामान लेने जाता है तो ये पैसे देकर आता है। तो जब वो सामान लेने गया तो तब उसने ये पैसा दिया और इस पैसे से उसने अपनी दुकान का सामान लाया और आगे वो बेच देगा कस्टमर्स को या किसी और अदर सेलर्स को। तो जब वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री को रिकॉर्ड करेगा, वो कैसे करेगा? वहां पे चलते हैं, यहां पे देखते हैं कि जब वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज को रिकॉर्ड करने आएगा, तो वो जब आपको पेपर में वर्किंग नोट बनाना है तो आपको वर्किंग नोट जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में, अभी तक आप सबने जर्नल का फॉर्मेट देख लिया होगा, तो इसका इफेक्ट हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होगा? मैंने खरीदा। क्या खरीदा? सामान। कैसे खरीदा? कैश में। आया क्या? सामान। गया क्या? पैसा। बात खत्म। क्लियर? तो अब चलते हैं हमारे पास जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो यहां पे मैं लिखूंगा दैट इज Jan 1। मैंने क्या खरीदा? सामान। परचेज ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? गुड्स। ठीक है जी। चाहे तो आप परचेज भी लिख सकते हैं, सिर्फ ये रेफरेंस में कि आपने क्या खरीदा है इस चीज के लिए। क्लियर? और जो भी चीज आती है हम उसे क्या करते हैं? दैट इज टू बी डेबिट। जो चीज बिजनेस में आएगी और अकाउंट्स में जो हमारा उसका ऑपोजिट इफेक्ट होता है, वो हर एक टू को यूज करता है। ठीक है जी। जिसका इफेक्ट क्या होगा? मेरे बिजनेस में से कैश जाएगा। क्लियर? क्योंकि आया क्या? बिजनेस में सामान। गया क्या? पैसा। कितना अमाउंट गया जी? 35,000 रुपए, 35,000। क्लियर? ये आपका आ गया बेटा जी दैट इज डेबिट और ये आपका आ गया क्रेडिट। सिंपल। आपने ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना है। सबसे पहले आपने उसकी स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली पढ़ना है, फिर एनालिसिस करना है, उसके बाद आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसे रिकॉर्ड कर लेना। क्लियर? अगर इसमें भी अगर आपको कोई दिक्कत है, एक और एंट्री पढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या नया दिखाता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। Jan 4 को देखिए बेटा, घबराना नहीं है,
ये आराम से एंट्रीज हैं। जिन्होंने अभी तक बच्चों ने जर्नल एंट्री नहीं पढ़ी, जर्नल का इंपैक्ट कैसे होगा, क्या पेपर में डेबिट और क्रेडिट के बारे में पूछा जाएगा, ये वही है। क्लियर? सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छी से और एंट्रीज को समझना है। परचेज, खरीदा। क्या खरीदा? सर गुड्स खरीदे फॉर रुपीज। कितने में खरीदे? 30,000 रुपए में। कितने में खरीदे? 30,000। क्लियर? अब बेटा यहां क्वेश्चन ये है कि यहां क्या आपको कैश बोला है? नहीं बोला। क्या किसी क्लाइंट का नाम दिया है? नहीं दिया हुआ। क्या कोई आपको चेक या बैंक बोला है? नहीं बोला। तो सर ये पेपर में ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो हम उसे क्या मानेंगे? तो जब हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, हमारे अकाउंटिंग रूल्स ये कहते हैं अगर ऐसा इफेक्ट आपकी अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज में इफेक्ट हो जिसमें ना तो क्लाइंट का नाम है, ना कैश है, ना क्रेडिट है, कुछ भी नहीं है, तब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसे क्या कंसीडर किया जाता है? दैट इज टू बी कैश अकाउंट। क्लियर? तो इसकी जर्नल एंट्री जब मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं इसे क्या रिकॉर्ड करूंगा? 4 तारीख को खरीदा क्या सामान, ये तो बच्चे को पता चल गया। परचेज, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? गुड्स अकाउंट जीआर, और मुझसे गया क्या? दैट इज टू बी कैश। क्लियर? यहां तक समझ आ गया? यहां पे अब हमारे पास अमाउंट कितना था? दैट इज 30,000 एंड दैट इज 30,000। ये पॉइंट क्लियर हो गया जी? कोई दिक्कत? अब बताइए इसमें आपने क्या चीज सीखी? मैं बताता हूं। ठीक है जी, इसमें सीखने वाला क्या था कि सर पिछली एंट्री में आपने कैश दिया था, यहां पे आपको एग्जामिनर ने कुछ दिया ही, तो यही चीज आपको सीखनी है आज के सेशन में कि जब वो परचेज और सेल, परचेज और या उसका दूसरा ऑपोजिट इफेक्ट डेबिट या क्रेडिट के बारे में पूछेगा तो आप किस अकाउंट को पेपर में एग्जामिनर में जो उसने ऑप्शन पूछे होंगे आप उसमें से कौन सा ऑप्शन सही मार्क करेंगे। क्लियर हो गया जी? चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है Jan 7 को परचेज। ध्यान से पढ़िएगा, अब आप लोग आंसर बना के रखिए, मैं चेक करूंगा, मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा। परचेज गुड्स कितने के? 25,000 के। कैसे खरीदे? कैश में खरीदे। बट सर किनसे खरीदे? करणवीर से खरीदे। अब आप देखिए मैंने 3 ट्रांजैक्शंस दी, तीनों के बीच में अलग अलग लॉजिक है। अब एग्जामिनर पेपर में क्या पूछेगा वो आपकी किस्मत डिसाइड करती है कि आपको उस टाइम पे कौन सा कोई, बट हमने अपना कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना, हमने सारे इसके अलावा भी बहुत सारी एंट्रीज हैं, तो आप अपने स्टेप्स देखिए कि हर एंट्री में आपको कुछ नया सीख रहे, और यही मेन मोटिव होता है, हर दिन एक जिंदगी में कोई ना कोई नई चीज सीखनी जरूरी है। क्लियर? अब हमारे पास जो है हमने खरीदा क्या? गुड्स। कितने के खरीदे? 25,000 के। कैसे खरीदे? कैश में खरीदा। किनसे खरीदा? करणवीर से खरीदा। तो मुझे उसके करणवीर से कोई लेना देना नहीं है, मैंने खरीदा क्या सामान, मेरे से गया क्या? पैसा। बात सिंपल साधारण। क्लियर? बट क्लाइंट का नाम सिर्फ स्पेसिफिकली मेंशन दिया था। बिजनेस में आउटफ्लो किस चीज का हो रहा है? कैश का, जो कि मेरे बिजनेस से जा रहा है क्योंकि वो मेरे बिजनेस में सामान को ला रहा है। दैट्स इट। क्लियर? अब मुझे इसकी जनरल एंट्री पास करनी है तो मैं क्या करूंगा बताइए जी? Jan 7 तारीख को परचेज, ब्रैकेट में कर दीजिए गुड्स, रेफरेंस के लिए अकाउंट जीआर टू कैश अकाउंट। क्लियर है जी? उतना कितने अमाउंट है? 25,000 रुपए, दैट इज 25,000। दैट्स इट। तो पेपर में अब आप पूछते हैं सर इसका एमसीक्यू कैसे आएगा, बताते हैं जी। वो पूछेगा इन दिस ट्रांजेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, तो आपको क्या बताना है? परचेज अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, तो आपको क्या बताना है? सर कैश अकाउंट इज टू बी क्रेडिट। दैट्स इट। तो एमसीक्यू जो जनरल एंट्रीज में आपको पूछा जाएगा वो ये रीजन पूछेगा कि इन चारों में से किसे आप सही क्रम में, या उसे कोई जो लास्ट ऑप्शन है या जो भी ऑप्शन आपका डिसाइड होता है उनमें से आप इसे कौन सा सही मार्क करके लगाते हैं। क्लियर हो गया जी? चलिए आगे कुछ और ट्रांजैक्शंस देखते हैं। देखिए और भी ट्रांजैक्शंस आ गई हमारे पास और वो परचेज से रिलेटेड है, बट हर एंट्री में एक अलग नया लॉजिक है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। Jan 10 तारीख को परचेज
गुड्स ₹21,000, मैंने सामान खरीदा 21,000 रुपए का। किससे खरीदा? करमजीत से खरीदा। बट कैसे खरीदा? क्रेडिट पे खरीदा। तो बेटा एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, जो क्रेडिट का जिनको नहीं मतलब पता उनके लिए, वो उधार का सामान होता है। मैंने सामान खरीदा, करमजीत से खरीदा, और मैंने क्या किया, 25 कितने का अमाउंट दिया है, 21,000 का करमजीत से सामान खरीदा है क्रेडिट पे। तो मैंने करमजीत को कॉल किया कि करमजीत जी आप एक काम कीजिए, गाड़ी भेज दीजिए, सामान मुझे चाहिए, तो पैसे आपको मैं महीने के बाद दे दूंगा। क्लियर? तो मेरी तरफ से एक लायबिलिटी बन गई, जो इसका पैसा मैंने देना है। क्लियर? अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसका इफेक्ट देखते हैं। देखिए जी क्या करते हैं इसकी मैं फॉर्मेट में नहीं बता रहा हूं, अब मैं आपको इसका आंसर देता जाऊंगा, चेक करते रहिएगा। जान 10 तारीख को मैंने सामान खरीदा, परचेज, ब्रैकेट में क्या लिखाऊंगा, गुड्स अकाउंट DR। क्लियर है जी? उसके बाद मेरे पास से क्या गया, सॉरी यहां पे मैंने जिसके पैसे देने उस क्लाइंट का नाम क्या है मेरे पास, टू करमजीत अकाउंट। क्लियर है जी? तो पेपर में ये पूछेगा विच अकाउंट, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज टू बी क्रेडिट, तो आपको सही बताना है इसमें से क्रेडिट क्या हुआ, करमजीत। कैश का इफेक्ट जब पूछेगा तो कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं कि यहां पे इस एंट्री को कैश मान सकते हैं, तो ये गलती मत करिएगा, क्योंकि मैंने हर एक स्टेप आपके लिए जो बनाया है वो इसी चीज के लिए कि आपसे कोई गलती ना हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद देखिए, दैट इज द 21,000। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम देखते हैं, दैट इज जनवरी 14। ठीक है? तो जनवरी 14 को कहता है परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 फ्रॉम केवल। अब मैं 2 मिनट पेपर में सब सोचूंगा कि सर मैंने सामान खरीदा, ये तो मेरे को समझ आ गया, परचेज डेबिट होगा, 20,000 का खरीदा है, बट मैंने खरीदा किससे है, केवल। बट सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्या वो कैश में खरीदा, क्या वो क्रेडिट में खरीदा, क्या वो चेक में दिया, नहीं मेंशन है ना। तो हमारा अकाउंटिंग रूल भी हमें यह कहता है कि जब किसी क्लाइंट का नाम आपको गिवन है और उसके साथ कोई कैश या क्रेडिट नहीं लिखा हुआ, आप उसे कंसीडर क्या करेंगे, दैट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, नॉट कैश ट्रांजैक्शन। तो ये ट्रांजैक्शन क्या होती है, क्रेडिट। तो क्रेडिट के बेस के ऊपर पिछली ट्रांजैक्शन देखिए, हमने क्या किया था, करमजीत का नाम लिखा था, अब क्या आएगा, करण का नाम आएगा। क्लियर? सॉरी, केवल का नाम आएगा। तो हम इसकी ट्रांजैक्शन बनाएंगे, जान 14 तारीख को परचेज, ब्रैकेट में लिख देंगे, ब्रैकेट में छोड़िए, आप सीधा लिख दीजिए परचेज अकाउंट ER टू केवल अकाउंट, वॉट एवर जो अमाउंट आगे होगा। चलिए अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं, जैन 17 परचेज गुड्स 18,000 ऑन क्रेडिट। अब सर नया लॉजिक आ गया, सर पिछली ट्रांजैक्शन में करमजीत के साथ नाम के साथ क्रेडिट दिया था, सर यहां पे दूसरी ट्रांजैक्शन में करमजीत, उसके बाद आपने सामान खरीदा, केवल का नाम दिया था, सर तीसरी ट्रांजैक्शन में आपने चालाकी कर दी। बेटा मैं नहीं करूंगा, वो बोर्ड जो CBSE आएगा ना, वो सॉरी JKSSB होगा, वो वहां पे आपके लिए जब वो क्वेश्चन बनाएगा, वो कौन से लॉजिक में से देगा, वो आपको आइडेंटिफाइड करना है। मेरा काम आपको रास्ता दिखाना है कि हर एक एंट्री की पहचान रखिएगा, कि ताकि आपसे कुछ छूट ना जाए और उस एंट्री का एक मार्क आपके हाथ से ना निकल जाए। क्लियर? आगे देखिए, उसने बोला है क्रेडिट, तो क्रेडिट का मतलब क्या है, उधार पे। तो जब किसी का नाम नहीं है, क्या यहां किसी केवल का नाम दिया है, किसी करण का नाम दिया है, किसी और अदर क्लाइंट की कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं, तो जिसके मैंने पैसे देने हैं ना, तो तब मैं उस अकाउंट का क्या इफेक्ट बताऊंगा, क्रेडिटर के नाम से, क्योंकि जिसके पैसे देने हैं वो हमारे बिजनेस में क्या होता है, क्रेडिटर। तो अब इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है, तो हम इसे जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, जनवरी 17 क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट GR टू, किस नाम से लिखेंगे जी, टू क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है जी? तो देखिए तीनों ट्रांजैक्शन, तीनों क्या, पिछली भी 3 ट्रांजैक्शन, 6 ट्रांजैक्शन में 6 अलग अलग डिफरेंट वे बताए। एक में नाम आपको मिला करमजीत का, दूसरा नाम आपको मिला केवल का, और तीसरा नाम आपको किसका मिला, क्रेडिटर का। तो तीनों का इफेक्ट कोई भी एंट्री में से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसी बेस पे MCQs आ जाएगा। क्लियर है जी? अगली चलते हैं,
जन 20 तारीख को परचेज कैश परचेज 15,000। अब यार इसमें लिखा ही कैश है तो जाहिर सी बात है मेरे बिजनेस में से कैश चला गया, सामान आ गया, नॉर्मल एंट्री। तो नॉर्मल एंट्री क्या बनेगी सर? परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, दैट्स इट, सिंपल। आई होप ये परचेज वाला टॉपिक काफी सारे बच्चों को जो उन्हें दुविधा आ रही थी परचेज के रिगार्डिंग 2 या 4 एंट्रीज नहीं, मैंने हर एक एंट्री को अलग अलग वे में समझाया ताकि आपकी वो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहे। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक सेल्स पे आएगा, उसमें भी आपको नए नए टॉपिक्स मिलेंगे। हर एंट्री का एक नया लॉजिक होगा जिसमें आपको एक्चुअलिटी में पता चलना स्टार्ट होगा कि आपको जर्नल्स को कैसे मेंटेन करना और उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे इफेक्ट होगा। क्लियर है जी? चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर पे, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, अब टॉपिक किसका आ गया जी बेटा? सेल, क्योंकि सोल्ड लिखा हुआ है। अब हम डायरेक्ट सीधी बात करेंगे कि सोल्ड के दौरान 1 फरवरी को सामान बेचा गया। कितने का बेचा? 25,000 का बेचा। बट बेचा कैसे? कैश पे बेचा। कैसे बेचा? जब मैं खरीदूंगा तो पैसा जाएगा, जब मैं बेचूंगा तो बिजनेस में पैसा आएगा। तो जब आपका मनी का इफेक्ट होगा वो बिजनेस में इनफ्लो बना रहा है, जब परचेज आप करेंगे दैट इज एन आउटफ्लो होगा। अब आपने बेचा है तो दैट इज एन इनफ्लो। तो मेरे पास कैश बिजनेस में आएगा, क्योंकि दोबारा मैं एंट्री आपको पढ़ा देता हूं। सोल्ड गुड्स, मैंने दुकान का सामान बेचा, 25,000 में बेच दिया। और कैसे बेचा? कैश। तो जब मैं बेचूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? कैश। और मेरे बिजनेस से क्या जाएगा? गुड्स। क्लियर? अब इसकी जनरल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो देखिए। फैब 1, तो जब मैं इसे रिकॉर्ड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? कैश अकाउंट AR टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है जी? ये समझ आ गया। तो अब हमारे पास, मैंने जब सामान बेचा तो मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या किया? कैश को डेबिट में डाला और सेल्स को क्या किया? क्रेडिट में कर दिया। बताइए कितना है जी? 25,000 रुपए। दैट्स इट। चलिए एक और ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है जी? देखिए, फैब 6 तारीख को सोल्ड गुड्स रुपीज कितने में बेचा? 27,000 रुपए में। बट कंडीशन क्या है? कैसे बेटा बेचा आपने? कैश में बेचा। बट बेचा किसको? राजीव को। तो मुझे राजीव से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बिजनेसमैन जब मार्केट में उतरता है तब उसको कैश से लेना देना है। क्लाइंट का नाम दिया गया हुआ है, उसने सिर्फ अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है कि हाँ ये सामान किसको बिका। क्लियर? अब जब मैं सामान बेचूंगा तो जाहिर सी बात है मेरे पास क्या आएगा? कैश। क्लियर? तो फैब 6 तारीख को जब मैं सामान बेच दूंगा तो मेरे पास क्या आया? कैश अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट। क्लियर? देखिए यहां सीखने को क्या था? यहां सीखने को यह था कि पहली एंट्री में सर क्लाइंट का नाम नहीं था, दूसरी एंट्री में कैश के साथ आपने नाम दिया था। तो दोनों एंट्री में डिफरेंस किस चीज का था? सिर्फ नाम का। बाकी दोनों एंट्रियों का इफेक्ट सेम हुआ। क्लियर? आगे चलते हैं, अगली ट्रांजेक्शन को चेक करते हैं क्या कहता है। तब तक आप आंसर निकालिए इसका जल्दी से, बताइए मुझे कि क्या आंसर इसका आएगा। व्हाट द आंसर इज टू बी शोन एंड व्हाट द जनरल एंट्री वी हैव टू बी पास। नेक्स्ट दैट इज फैब 10 तारीख को सोल्ड, मैंने बेचा, सामान बेचा। कितने का बेचा? 21,000 का बेचा। कैसे बेचा? यहां पे गेम पलट जाएगी, क्योंकि बच्चे को जब क्रेडिट का क्लियर होना चाहिए तो उसको कैश तो अगर क्लियर है, कई बच्चों को क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस का क्लियरेंस नहीं है। बट ये सामान मैंने कैसे किसको बेचा? रंजीत को बेचा। कि रंजीत को मैंने बोला कि रंजीत जी मैं आपको सामान बेच रहा हूं, गाड़ी बेच रहा हूं 21,000 रुपए की, गाड़ी रिसीव कर लीजिएगा। वो कहता सर पैसे नहीं है, महीने के बाद मैं आपको दूं। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो जिससे पैसे लेने हैं ना वो डेटर है हमारा। क्लियर? तो अब जिसको सामान गया उसका नाम क्या है? रंजीत। तो जिसको सामान गया है उसका नाम लिख दीजिए, रंजीत अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है जी? कितने का सामान बेचा है? 21,000 रुपए का। कितने का सामान बेचा है? 21,000। बट बच्चे पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन आ गया दिमाग में। बच्चे कहते हैं सर आपने पीछे रूल पढ़ाए, वो रूल का फायदा क्या हुआ हमें यहां पे? बिल्कुल सही क्वेश्चन आप सोच रहे हैं।
अब मैं आपको आंसर बताता हूं। देखिए जी, जिन्होंने मेरा पिछला लेक्चर देखा था ध्यान से, मैंने पर्सनल, रियल और नॉमिनल इंप्लीमेंट कराए, और वो इंप्लीमेंट यहां क्यों लागू होंगे, अब चलिए क्लियर। अब यहां पे बोला गया रंजीत, तो बेटा जी रंजीत का नाम आया है, तो जिसका नेचुरल पर्सन, पर्सनल में मैंने क्या सीखा, किसी क्लाइंट का नाम होगा या इंडिविजुअल का नाम होगा, तो यहां पे वो किस अकाउंट से बिलोंग करता है, पर्सनल अकाउंट। क्लियर। और पर्सनल का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, तो हमारा रिसीवर कौन बना, रंजीत बना। क्लियर। दूसरा सेल अकाउंट, क्लियर, सेल इनकम है, प्रॉफिट है, मुनाफा है, याद करिए कि कौन से रूल पे मैंने बताया था, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट जब आपका रूल इंप्लीमेंट करता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स को। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इन उन रूल्स का वजूद क्या था, उनको कहां इंप्लीमेंट किया जाएगा, जब ये रूल इंप्लीमेंट होंगे तो हमारी ट्रांजैक्शन में इफेक्ट कैसा होगा। दैट इज द मेन पॉइंट जो आपको पेपर में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा कि ये रंजीत जो है ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल, तब ऑप्शन मार्क करना पड़ेगा। तो जनरल में कहां किसको लगाना है ये जरूरी है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास फेब 14 तारीख को, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 29,000। सर यहां पे धोखा हो गया, सर ना तो बैंक दिया, ना क्लाइंट का नाम दिया, ना कैश बोला। क्लियर। अब मैं दुविधा में फंस गया। कोई दुविधा में फंसने वाली बात नहीं है। तो मैंने आपको पीछे परचेज में एक बताया था कि हमारे अकाउंटिंग रूल्स प्रिंसिपल ये कहते हैं कि जब किसी की इंफॉर्मेशन साथ में ना दी गई हो और सिर्फ अमाउंट स्पेसिफिकली मेंशन है, तब हम उसे क्या कहते हैं, दैट इज कैश। तो जब मैंने सामान बेचा तो मेरे पास क्या आया, कैश। तो हम क्या लिखेंगे इस ट्रांजैक्शन को, दैट इज कैश अकाउंट JR टू सेल्स अकाउंट। क्लियर। जो भी आपका व्हाटएवर अमाउंट होगा वो आपने यहां पे पोस्ट कर देना है। क्लियर हो गया जी। चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कहता है हमें फेब 17 को, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 34,000। मैंने 34,000 का सामान बेचा। किसको बेचा, मंजीत को बेचा। तो मैंने जब सामान मंजीत को बेच दिया, क्या यहां पे कैश बोला, नहीं बोला। क्या यहां पे चेक बोला, नहीं बोला। क्या यहां पे कुछ और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी, नहीं, सिर्फ क्लाइंट का नाम था ना। तो सर, तो जब क्लाइंट का नाम सिर्फ गिवन हो तो हम उसे क्या मानते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए हम इसे क्या लिखेंगे, सामान किसको बेचा गया, मंजीत, अकाउंट JR टू सेल्स अकाउंट। क्लियर। तो यहां पे जो अमाउंट आपका स्पेसिफिकली गिवन होगा तो यहां पे आप उसे पोस्ट कर देंगे, बट आपको एंट्री से ही पास करनी है। अगर गलती से भूलकर सेल ऊपर चला गया और मंजीत नीचे आ गया तो गया फिर आपका एक नंबर। क्लियर। फेब 21 तारीख को सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 39,000। मैंने कितने में बेचा, 39,000 में। कैसे बेचा, क्रेडिट पे। बट क्रेडिट पे सर ना किसी क्लाइंट का नाम मेंशन है। तो जब जिसको सामान बेचा जाता है उससे पैसे लेने होते हैं तो वो क्या बनता है, डेटर। और जिसको पैसे देने होते हैं वो क्या बनता है, क्रेडिटर। ये ट्रांजैक्शन पीछे भी थी। तो जिससे पैसे लेने हैं वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या जनरेट करेगा, डेटर। तो डेटर के लिए हम इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे तो हमारे पास किसी क्लाइंट का, इसे कहते हैं ब्लाइंड एंट्री। क्या कहते हैं हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में, ब्लाइंड एंट्री, जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ना क्लाइंट का नाम है, और उसके हम इसे क्या कहेंगे, दैट मींस उसका एक खाता ओपन कर देंगे और उसको नाम जनरेट करेंगे कि जिससे पैसे लेने हैं उसका नाम रखेंगे डेटर। क्लियर। तो हम इसे कहेंगे डेटर अकाउंट JR टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है जी। अब इसका आंसर तो आप अच्छे से जानते होंगे, कैश सेल। लास्ट एंट्री परचेज में भी की थी तो उसमें हमने लिखा था परचेज अकाउंट JR टू कैश, यहां लिख देंगे कैश अकाउंट JR टू सेल। आई होप जो अभी मैंने आपको दोनों टॉपिक अच्छे से समझाए हैं, जिसकी एक एक बारीकी की एंट्री, मैंने एक भी एंट्री नहीं छोड़ी जिसमें हमारा इफेक्ट, जो बच्चों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको दिक्कत आ रही है, ये उन स्पेशली बच्चों के लिए क्लास मैंने बनाई है जिसमें बच्चा एक इनिशिएटिव ले स्टार्टिंग में कि अगर उसको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप उसके पहले बेसिक्स की एंट्रीज बनाना स्टार्ट करिए, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगी। उससे जब लेवल हाई बढ़ता जाएगा
तब आपको उसके दौरान एंट्रीज कैसे पोस्ट करनी है, किसको डेबिट है, तब आपको एनालिसिस करना समझ आ जाएगा। चलिए जी आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ गया बैंक से जुड़ा हुआ काम। तो जब बैंक से जुड़ा हुआ, एक मिनट चेक करने दीजिए, चलिए हाँ, तो ये हमारे पास बैंक से जुड़ा हुआ काम है। बिजनेसमैन जब काम करता है ना बेटा, तो याद रखिएगा कि वो बैंक जुड़ एक इन्वॉल्व हो जाता है। तो बैंक के बिना बिजनेसमैन की लाइफ नहीं है। अब बैंक से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शन हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आती है, हम उसके बारे में बात करेंगे कि अगर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री आई है तो उस दौरान हम उसे कैसे पोस्ट करेंगे। तो पेपर में से जरूरी नहीं है कि ये है, आपको क्या पता जो मैं अभी करवा रहा हूं यही कुछ एंट्रीज आ जाए, तो याद करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमें कहता है, यहां पे हमें ट्रांजैक्शन दी हुई है, यहां पे ट्रांजैक्शन, वेट कीजिए 2 मिनट के लिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। दैट इज, अब हमारे पास आ गया बेटा जी टॉपिक, किसका आ गया, बैंकिंग ट्रांजैक्शन का। तो बैंक से जुड़ी हुई जो ट्रांजैक्शन है वो आपके सामने है, इसकी जनरल एंट्री पास करने चलेंगे तो आपको एक एक करके इसकी जनरल एंट्री पास करनी है और इसका इफेक्ट बताना है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट। चलिए नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ द बैंकिंग ट्रांजैक्शन। मार्च 1 तारीख को, क्लियर, मैंने कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, मैंने पैसा जमा करवाया, कहां करवाया, बैंक में करवाया, क्लियर। अब जब वो एंट्री मेरे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पोस्ट होगी तो मुझे उस एंट्री का इफेक्ट बताना है कि पैसा कहां जमा हुआ, बैंक अकाउंट, DR2 कैश अकाउंट, जो भी अमाउंट आपका पोस्ट होगा। ये क्लियर हो गया जी। आगे चलते हैं, हमारे पास एंट्री आता है मार्च 4 तारीख को, पर्सनल कैश डिपॉजिट into the business bank account of ₹60,000। यहां पे बच्चा थोड़ा दुविधा में पड़ जाता है। उस दुविधा को दूर करने के लिए क्या है मैं आपको बताता हूं। जब बिजनेसमैन स्टार्टिंग में, आपने भी डिफरेंट सोर्सेस में से कुछ चीजें पढ़ी होंगी, तो जिसमें बच्चा जो होता है वो कहता है कि जब कोई उसने ट्रांजैक्शन पढ़ी है, जब भी बिजनेसमैन कोई अपना नया बिजनेस इनिशिएटिव स्टार्ट करता है तो जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल। यहां पे भी उसका अपना पर्सनल पैसा था जो उसने कहां डाल दिया, बिजनेस में। मेरे घर का पैसा पड़ा 2 लाख रुपए, मैंने वो बिजनेस में लगा दिया, तो जब वो बिजनेस में गया तो बिजनेस में क्या आया, कैश। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो जिसने लगाया और उसका पर्सनल खुद का पैसा था और वो बैंक अकाउंट में डाला गया, अब कैश नहीं आएगा, पैसा कहां डाला गया, बैंक में, क्लियर। मैं दोबारा से इसकी एंट्री आपको एक बार समझा देता हूं, दोबारा से, क्लियर, ताकि आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। आराम से दोबारा से पढ़ेंगे इस एंट्री को, ठीक है जी। पहले रब कर लेते हैं, अब दोबारा चलिए, अब बिल्कुल अटेंड होकर अच्छी तरह से एंट्री समझ लीजिएगा। मार्च 4 तारीख को पर्सनल कैश डिपॉजिट, यहां बात हो रही है किसी चीज को जमा करवाने की, और इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट, बात यहां पे निकल आई कि पैसा कहां जमा हुआ, बिजनेस के बैंक अकाउंट में। तो बेटा जी जब पैसा बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा हुआ है ना, तो वो पैसा कहां गया, बैंक में। ये बच्चे को पॉइंट क्लियर हो गया कि वो पैसा बिजनेस के बैंक अकाउंट में। अब प्रॉब्लम यहां आ रही है, अब प्रॉब्लम यहां है कि सर मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आया कि वो पर्सनल था। तो जब पर्सनल था तो हमने उसे क्या कहते हैं, दैट इज टू बी द कैपिटल अकाउंट। कि बिजनेसमैन को कुछ पैसे की और जरूरत पड़ी तो उसने अपना पैसा कहां डाल दिया, बिजनेस के कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है जी। आई होप ये आपको एंट्री अच्छे से समझ आ गई होगी कि जिसमें बैंक अकाउंट या टू कैपिटल, कहीं कभार बिजनेस में जो पर्सनल कैश होता है वो आप लगा के अपनी गोल्ड ज्वेलरी वगैरह उसको बेच के भी जो पैसा आता है वो आप अपने बिजनेस में लगा देते हो, तो वो कैपिटल ही इन्वेस्ट की जाती है। क्लियर। अब 2 मिनट रुक जाइए। चलिए अब चलते हैं अगली 2 एंट्री पे।
अब ध्यान से समझिएगा, ये बड़ी अच्छी और बड़ी एक टेक्निक वाली एंट्रीज है जिसपे आपको काफी ज्यादा गौर करने की जरूरत है। चलिए, मार्च 10 तारीख को क्या कहता है जी, चेक करिए। कैश विड्रॉ, मैंने कैश निकाला। कहां से निकाला? बैंक से निकाला। कैसे निकाला? पर्सनल यूज के लिए निकाला। तो जो पर्सनल यूज के लिए निकाला जाता है कोई पैसा, तो उस पैसे को हम क्या करते हैं? ड्राइंग में डालते हैं। उसकी जनरल एंट्री क्या बनती है जी, बताइए? ड्राइंग अकाउंट, DR। क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद मैंने वो पैसा कहां से निकाला? दैट इज टू बी विड्रॉन फ्रॉम द बैंक अकाउंट। क्लियर? तो जो अमाउंट आपको दिया गया वो है 15,000 रुपए, दैट इज 15,000, दैट इज टू बी पोस्टेड इन टू द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। क्लियर? अब ये आपकी आ गई कि जब भी कोई आपको यूज करने के लिए, पर्सनल यूज के लिए पैसा दिया होगा, तब आपने उसे कहां पोस्ट करना है? ड्राइंग अकाउंट के अंदर। क्लियर? अब पेपर में अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास दोबारा आ गई, क्लियर, कैश विड्रॉ, क्लियर, कहां से निकाला? बैंक में से निकाला। किस पर्पस के लिए निकाला? दैट इज टू बी विड्रॉन फ्रॉम द ऑफिस यूज। ऑफिस यूज में से जब वो पैसा निकाला, वो कितना निकाला? 9900। तो जब आप इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे, दैट इज जब ऑफिस यूज होगा, तब हम वहां पे क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। क्या आएगा? दैट इज टू बी कैश अकाउंट, DR टू बैंक अकाउंट। क्लियर है जी? तो जो अमाउंट आपके पास गिवन होगा, वो आप इसे यहां पे पोस्ट कर देंगे। तो इन एंट्रीज में याद रखिएगा, ऑफिस पर्सनल यूज होगा तो पर्सनल यूज के लिए आपने क्या लिखना है? ड्राइंग। ऑफिस यूज होगा तब आपने क्या लिखना है? कैश। अगर कोई भी बिजनेसमैन पैसा बिजनेस में से निकालता है, तो उस पैसे को निकाला जाता है दो पर्पस के लिए, एक पर्सनल, एक ऑफिस यूज के लिए। ये चीज का ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया जी? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चेक करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमें कहता है मार्च 14 को क्या बोला गया? चेक इशूड। मैंने चेक इशूड किया। किसको दिया? श्रेया को दिया। जब मैंने चेक इशूड किया, चेक किसको गया? श्रेया को। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? श्रेया अकाउंट, DR टू बैंक अकाउंट। क्लियर? क्योंकि चेक किसको जा रहा है? श्रेया को, और श्रेया डेबिट में हुई, और चेक कहां से पास होगा? बैंक से। इसलिए 14,400 की अमाउंट यहां पे हमारे सामने पोस्ट कर दी जाएगी। नेक्स्ट, उसके बाद चलते हैं अगली एंट्री पे चलते हैं। मार्च 18 के बारे में क्या बोला गया, वो उसे चेक करेंगे। देखते हैं कि एंट्री के पास होती है। दैट इज चेक इशूड। मैंने चेक इशूड किया। किसको किया? बलबीर को। बट 16,000 का अमाउंट इशूड किया, बट पर्पस क्या था? सैलरी। अब पिछली एंट्री में आपने चेक किया कि वहां पर्पस नहीं था, वहां पे सिर्फ श्रेया का नाम दिया था, तब आपने एंट्री क्या पास की थी? श्रेया अकाउंट, DR टू बैंक अकाउंट। ये पॉइंट क्लियर? बट यहां पे किसी पर्पस का नाम दिया गया है। जब इस चीज का नाम दिया गया है, तो तब आपने यहां पे लिखना है सैलरी अकाउंट, DR टू बैंक अकाउंट। आई होप ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। 16,000 दैट इज टू बी 16,000। तो ये हमारे पास एंट्री पड़ती है जिसमें आपको पर्पस नहीं था, तब आपने क्या लिखा? श्रेया के नाम से लिखा। जब आपने उसे सैलरी इशूड की है, दैट इज सैलरी अकाउंट, DR टू बैंक के नाम से आपने लिखा। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें क्या कहती है? मार्च 19 रिसीव। मैंने रिसीव किया। क्या किया? चेक किया। चेक किससे रिसीव किया? अमृता से। कितने का रिसीव किया? 9100 का। और वो चेक डिपॉजिट कहां हुआ? बैंक में, ऑन द सेम डे पे। जब वो चेक जमा हुआ बैंक में, तो चेक कहां जाएगा? बैंक में। तो हम एंट्री क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट, DR। और चेक किससे पास हुआ था? टू अमृता अकाउंट। आप उसे पोस्ट कर देंगे। ये पॉइंट क्लियर? अगली चलते हैं एंट्री में। हमें क्या कहता है? दैट इज मार्च 21 चेक इशूड। क्लियर? मैंने किसको दिया था? श्रेया को पहले मैंने एक चेक दिया था। आई थिंक आपको याद आ गया होगा। तो हमने उसकी एंट्री के पास की थी श्रेया अकाउंट, DR टू बैंक अकाउंट। क्लियर? अब मैंने चेक किसको दिया है? श्रेया को। तो श्रेया की एंट्री पास हो गई। श्रेया का चेक क्या हुआ? वापिस आया।
अब वो चेक, जिस एंट्री को आपने क्या लिखा था, श्रेया अकाउंट या टू बैंक, उसका उल्टा करिए, क्या होगी, एंट्री पास होगी। सेकेंड एंट्री दैट इज बैंक अकाउंट दियर टू श्रेया अकाउंट। तो बेटा जी ये हमारे पास ट्रांजैक्शन है बैंक से जुड़ी हुई, जो एक बिजनेसमैन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे रिकॉर्ड करता है, और उसे क्या हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐसी ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन में मैंने आपको अलग अलग इफेक्ट बताया जो बैंक से जुड़ी होती है, जो बिजनेसमैन अपनी ट्रांजैक्शंस को करता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब हमारे पास कुछ नया टॉपिक एक और नया आ गया। देखिए आज के टॉपिक में क्या क्या सीखा, परचेज का टॉपिक किया, सारे ट्रांजैक्शन किए, फिर सेल्स का टॉपिक किया, सारी एंट्रीज बताई। क्लियर? उसके बाद आपने बैंक का टॉपिक किया, हर एक टॉपिक के बीच में 7 से 8 एंट्री आपको मिली। तो अगर मिनिमम 7 एंट्री भी है या 8 एंट्री भी है, 24 जनरल एंट्रियां अभी तक विद सोल्यूशन के साथ आप मेरे साथ सॉल्व कर चुके हो। क्लियर? तो इससे एक आपका जब बेस बनना स्टैंड होगा ना, तो आने वाली जितनी भी खतरनाक से खतरनाक एंट्रियां होगी आप सारी सॉल्व कर दोगे। सिर्फ डरिए मत, पूरा एक मुकाबला कीजिए, डट के मुकाबला कीजिए। जेकेएसएसबी जो अपना सिलेबस देता है, अगर उसने इतना सिलेबस बनाया है ना, आप अपना जान लगा दीजिए कि वो सिलेबस को खत्म करने के लिए। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं कि उसे भी पता चल जाए कि जम्मू कश्मीर के बच्चे के अंदर वो टैलेंट है, जो पिछले कुछ वजह से जो पिछले एग्जाम में कुछ बच्चे रह गए, वो अपने जुनून को जगा लीजिए और इस एग्जाम को पास कर लीजिए। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, जान 1 तारीख को कहता है ये विड्रॉल का टॉपिक है। तो बेटा जी मैं विड्रॉल के बारे में आपको बता चुका हूं, वो ड्राइंग से यूज करता है। कई कबार बिजनेसमैन बिजनेस में से पैसा निकालता है, तो पैसे के साथ साथ कई कबार क्या होता है, वो सामान भी निकाल लेता है। ऐसा नहीं है कि विड्रॉल ऑफ कैश ही सिर्फ निकालेगा तो बिजनेस से कैश जाता है। जब परचेज को खरीदते हैं डेबिट होता है ना, अब निकालेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। बात खत्म। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास एंट्री है दैट कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। मैंने पैसा निकाला, बैंक में से निकाला, किस लिए निकाला, कोई रीजन नहीं, ना ऑफिस है ना पर्सनल है। क्लियर हो गया जी? अब जब बच्चा देखता है कि ऐसी सिचुएशन तो सर मेरे पास, तो हम इसे अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग कंसीडर करते हैं। ये पैसा बिजनेस में से निकाला गया और आया क्या मेरे पास, दैट इज कैश अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट। क्लियर है जी? जो मेरे बिजनेस में से पैसा निकाला गया तो उसमें से मैंने निकाला। अगर कोई भी स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन है, 1 मिनट चेक करने दीजिए, सॉरी, यहां पे हमारे पास बैंक में से पैसा निकल रहा है। जब कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है तब आप उसे पर्सनल यूज के लिए लिखेंगे, दैट इज ड्राइंग। वो बाय मिस्टेक मैंने क्वेश्चन गलती से पढ़ लिया था। ठीक है जी? ड्राइंग अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट। क्लियर है जी? नेक्स्ट, उसके बाद ठीक है जी, यहां पे आ गया 9000। नेक्स्ट, उसके बाद अगली एंट्री भी हमारे पास क्या आई है, जान 2 तारीख को। 2 तारीख को मुझे बोला है कैश विड्रॉन, क्योंकि कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उससे ये मत घबराइए कि कोई भी टीचर मतलब कि गलत पढ़ाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बाय मिस्टेक पढ़ने में स्टेटमेंट हो जाती है। ठीक है जी? फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल। अब यहां पे पर्सनल यूज के लिए बोला, तो बेटा जी पर्सनल यूज के लिए एक ही वर्ड आता है, दैट इज ड्राइंग। क्लियर? ठीक है जी? दैट इज एन ह्यूमन एरर, एक होता है। चलिए अब ड्राइंग आया तो हम इसे क्या लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट DR2। पैसा कहां से निकला, बैंक में से निकला। क्लियर है जी? 2 ओहो दैट इज, दोबारा से लिख देते हैं, ड्राइंग अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट। क्लियर है जी? चलिए आगे चलते हैं। बैंक 2 बैंक, ये भी मेरे साथ ही खेल रहा है। ठीक है? तो आप इसकी एंट्री समझ गए हैं
कि इसकी एंट्री क्या आएगी, ड्राइंग अकाउंट ईयर टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये भी बेचारा थक गया होगा, चलने के मूड में नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। Jan 3 प्रोप्राइटर विड्रॉ कैश। जब वो बिजनेस में से कैश निकालेगा, प्रोप्राइटर है, निकाल रहा है, तो वही ड्राइंग अकाउंट ईयर टू कैश अकाउंट। तो Jan 4 तारीख को जब कैश निकाला गया ऑफिस यूज के लिए, तो हमेशा याद रखिए ऑफिस यूज के लिए जब निकाला जाता है तब उसके लिए क्या होता है, कैश अकाउंट वर्ड यूज किया जाता है। तो आज का लेक्चर हमने जो पढ़ा वो 4 टॉपिक्स को हमने कवर किया, जिसमें हमारे पास आया कि परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, और उसके बाद हमने बैंक की ट्रांजैक्शन और कुछ एंट्रीज हमने की हैं ड्राइंग के ऊपर। आई होप आज का लेक्चर जो होगा वो आपको अच्छी तरह से सेटिस्फाइड कर देगा, क्लियर, और काफी सारी क्यूरीज और आपके डाउट्स जो हैं उनको क्लियर कर देगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आगे दोबारा इसके अलावा जो और इससे हाई लेवल एंट्रीज हैं वो मैं आप सबके लिए लेकर आऊं और एक्स्ट्रा आप इसके अपडेट करें, तो आज मुझे अपना कमेंट बॉक्स पे अपने व्यूज दीजिएगा। लेक्चर में जो आपने सीखा, कोई भी चीज जो आपकी डाउट्स आपको दी है कमेंट बॉक्स में, वो भी क्वेश्चन आप पोस्ट कीजिएगा, मैं आपको डाउट्स भी क्लियर करवा दूंगा उसका। ठीक है जी, तो आई होप जो भी बच्चों को सेटिस्फेक्शन हुई है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट, प्लीज कमेंट योर वैल्यूएबल वर्ड्स रिगार्डिंग फॉर दिस लेक्चर आफ्टर द, जब आप पूरा लेक्चर देख लें, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और ताकि उन बच्चों तक पहुंचाएं जिन्होंने अभी इनकी प्रिपरेशन प्रैक्टिकल को फेस चैलेंजेस कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं आप सबके साथ एक नए लेक्चर पे, नई शुरुआत में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। चलिए क्लास, थैंक यू सो मच।